नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट सिविल सर्विस में। जैसे कि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है आपकी, और ये आज हम देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। इसके पहले सारी एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब ये वाटर रिसोर्स है, और ये है आपकी पिंकी, और ये है आपका, ये है आप चिंटू, और ये है आपकी पिंकी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर चिंटू है वो पिंकी से कहता है कि आसाम में जो फ्लड आया है, आसाम में जो फ्लड आया है, क्या वो न्यूज़ देखी है? तो पिंकी कहती है हाँ चिंटू देखी है वो न्यूज़, पर ये कितना स्ट्रेंज है ना कि एक पानी जो हमारी, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जो हमें हर अपनी डेली नीड्स में यूज़ होता है, चाहे वो खाना बनाना हो, पानी पीना हो, कपड़े धोना हो, नहाना हो, सारी चीज़ों में यूज़ होता है। यहाँ तक कि जो फैक्ट्री में हम देखते हैं तो फैक्ट्री में मशीन को ठंडा करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। पावर सप्लाई की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज़ होता है। एक पानी हमें इतनी सारी ज़िंदगी प्रोवाइड करता है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, और दूसरी तरफ एक पानी इतना डिस्ट्रॉय भी हो सकता है कि वो सारी लाइफ यहाँ पर ख़त्म करता जा रहा है। तो इसके बाद पिंकी कहती है कि अब समझ में आया कि लोग यहाँ पर इतने सालों से मतलब पानी के पास ही रहना क्यों पसंद करते हैं, वो माउंटेन्स वगैरह रीजन्स में क्यों नहीं रहते हैं, वो रिवर्स, स्प्रिंग्स, लेक्स, पॉन्ड्स के आसपास ही क्यों रहते हैं। अब ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ पिंकी के द्वारा बोली गई है। इसके बाद आपको पता होगा, यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, वो उसका 3/4 पार्ट जो है ना बेसिकली वो पानी से कवर अप है। ठीक है ना, 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर अप है। ठीक है ना, लेकिन उसका जो एक स्मॉल पोर्शन ही, छोटा सा पोर्शन है जो कि आपका फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूज़ में कर सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों है कि देखो आप 97% क्या है आपका इसमें ओशियन से, बचा आपका कितना 3% मान के चलें आपका फ्रेश वाटर है। लेकिन 3% में आप देखेंगे कि कुछ परसेंट इसमें से जो रहेगा आपका करीबन 2% जो कि आपका ग्लेशियर्स में है। ओके, यूज़ नहीं कर सकते। अब बचा कितना 1% जो आप यूज़ कर रहे हो। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्मॉल पोर्शन है फ्रेश वाटर का, सिर्फ हम उसी को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें सरफेस वाटर, सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर से मिल सकता है। अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। अब आपको पता होगा, अपने क्लास 8 की एनसीईआरटी देखी होगी, दैट वाटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उसकी जो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें वो क्या होता है, कंटिन्यूड होता है। अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप देखो डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके कारण क्या है, जो वाटर आप देखोगे कई सारी स्टेट्स में स्कैरिसिटी हमें देखने को मिलती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर 3/4 पार्ट वर्ल्ड का जो है वो पानी से कवर अप है, और हमें पता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि कई सारी कंट्रीज़, कई सारे रीजन्स जो हैं वो पानी की कमी से यहाँ पर घिरते चले जा रहे हैं, वाटर स्कैरिसिटी वहाँ पर हो रही है। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन पीपल यहाँ पर जो है वो वाटर स्कैरिसिटी से बेसिकली झेलेंगे उसको। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर 97% यहाँ पर पानी है आपके पास, ठीक है ना, 3/4 अर्थ सरफेस आपका पानी से घिरा हुआ है, एंड वहाँ पर आप देखो कि वाटर एक खुद एक रिन्यूएबल सोर्स है, फिर भी हम देख रहे हैं कि वाटर स्कैरिसिटी की न्यूज़ आजकल यहाँ पर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखें, द मोमेंट, जब जिस मोमेंट पे हम वाटर शॉर्टेज की यहाँ पर बात करते हैं ना, तो अब हमको समझ में नहीं आता है कि वाटर शॉर्टेज क्या है। तो अभी हमें नहीं लगता है, आज देखो नल खुला है तो खुला ही है, ठीक है ना। तो जहाँ से वाटर शॉर्टेज की बात आती है ना, तो हमें वो रीजन अपने दिमाग में आने छवि बन जाती है, जैसे कि जहाँ पर लो रेनफॉल होगी या फिर सूखा पड़ता होगा, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह हुए राजस्थान में, जहाँ पर औरतें जो हैं वो मटका लेकर दूर दूर से पानी लेकर आ रही हैं। तो वो छवि बन जाती है, हमें अपने यहाँ की छवि नहीं दिखती है। जैसे कि जिस एरिया में आप रह रहे होगे, आपको कभी एहसास नहीं होता होगा कि आप वहाँ पर वाटर स्कैरिसिटी से धीरे धीरे आप फेस करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको वहाँ पर पर्याप्त पानी मिल जाता है। लेकिन वो रीजन कहीं ना कहीं आपको वाटर स्कैरिसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यही बात बिल्कुल सही है कि जो आपका वाटर सोर्स की एबिलिटी है वो स्पेस, टाइम, आपकी सीजन्स पर डिपेंड करता है, कितनी प्रेसिपिटेशन वहाँ पर, कितनी बारिश होती है वहाँ पर, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये वाटर रिसोर्स है। अब आप वाटर रिसोर्स की कैसी वहाँ पर होगा, कितना होगा, वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन वाटर स्कैरिसिटी जो है ना, वाटर की जो कमी, वो आप देखोगे वाटर स्कैरिसिटी का केस हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सेसिव यूज़ किया हो, एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वहाँ पर आप देखोगे कि वाटर स्कैर, अभी आप देखो नल खुला है तो खुला ही है, पानी बहता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है,
ठीक है ना। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है आपके ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आपका दिखाता है एक्सेसिव यूज दिखा रहा है और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपका वाटर स्कैरिसिटी आपका क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो अभी बात ये आती है कि वेयर इज देन वाटर स्कैरिसिटी लाइकली टू, अगर कहाँ पर आपको वाटर स्कैरिसिटी देखने को मिलेगी, तो वाटर स्कैरिसिटी हमें देखने को मिलती है जब आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जब फ्रेश वाटर जो कि आपका ग्राउंड सरफेस को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करता है, ठीक है ना, सही से बारिश नहीं होती है, वो ग्राउंड वाटर टेबल आपकी नीचे गिरती चली जा रही है, वहाँ उन रीजन्स पे हमें यहाँ पर वाटर स्कैरिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाटर स्कैरिसिटी क्यों है, तो आपको अब यहाँ पर ये आप बता सकते हैं वाटर स्कैरिसिटी आपको यहाँ पर क्यों देखने को मिलेगी। सो मैनी ऑफ आवर सिटीज़, कई सारी सिटीज़ आपके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, कई सारी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि आपका दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तक कि यूपी का जो पार्ट्स है, कर्नाटका, इन सारे रीजन्स में आपको वाटर स्कैरिसिटी के आपको केसेस देखने को मिलेंगे। दस वाटर स्कैरिसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ, वाटर स्कैरिसिटी अब यहाँ पर क्यों क्यों कारण क्या हो सकते हैं, कारण आप देखेंगे वाटर स्कैरिसिटी की, तो सबसे पहला कारण आप यहाँ पर देखेंगे कि वो कारण हो सकता है बढ़ती जनसंख्या। अब यार पानी का रिसोर्स तो सीमित है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ओके ना, आप अब देखो सिर्फ 4% इंडिया के पास वाटर रिसोर्स है, उसमें से 18% इंडिया के पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इसको मेंटेन करना 4% रिसोर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है। और पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, तो पानी जो पर कैपिटा जो वाटर डिमांड्स है वो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए पर कैपिटा एबिलिटी वाटर की यहाँ पर कम होती चली जा रही है, पहला रीजन। दूसरा, एक्सेसिव यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पानी का बर्बाद कर रहे हैं हम, एक कारण आप दूसरा कारण वो दे सकते हैं। तीसरा कारण क्या होगा, तीसरा कारण होगा आपका एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में अभी आप देखो सब्सिडी मिल रही है, ठीक है ना। पहला एग्रीकल्चर जब लिखेंगे तो आप एग्रीकल्चर में क्या बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, तो आप यहाँ पर फ्लड इरीगेशन यूज़ करते हो। फ्लड इरीगेशन में क्या होता है, फ्लड इरीगेशन में आपने पंप को स्टार्ट किया और जो पाइप है ना वो खेतों में डाल दिया, उसके बदले आप यहाँ पर कई सारे स्टेप्स ले सकते हो, स्प्रिंकल हो गया इरीगेशन या फिर ड्रिप इरीगेशन हो गया, लेकिन आप फ्लड इरीगेशन करते हो, ये सॉइल के लिए खराब है और यहाँ पर पानी की भी वेस्टेज होती है। दूसरा, एमएसपी। एमएसपी के कारण क्या है, आपको पता है कि राइस एंड बीट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि एमएसपी को आपको सही तरीके से मिल रही है, तो इस वजह से क्या होता है कि सॉइल कुछ भी हो, यहाँ तक कि कुछ रीजन्स जो ड्रॉट रीजन्स हैं, अब इनमें तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है राइस में, जो ड्रॉट रीजन्स हैं आपके, उन रीजन्स में भी आप यहाँ पर क्या करते हो, जहाँ पर आप कोर्स ग्रेन को भी उगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर राइस को एमएसपी के चक्कर में राइस को ग्रो कर रहे हो, तो एक रीजन आप यहाँ पर ये हो सकता है कि इरिगेशन में आज बेसिकली इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है आपका वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का। इरिगेशन के लिए आपको चाहिए कैनल्स वगैरह आपने क्रिएट कर लिए यहाँ पर, तो ये सारे रीजन्स आप डाल सकते हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारण है पानी की, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज ना हो पाने के कारण, ओके। फिर यहाँ पर ये कुछ ड्रॉप्स हैं, लिखा हुआ है वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक अ वाटर, पानी हर जगह है लेकिन एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं है पानी पीने के लिए, करेक्ट। फिर आप देखो कई सारे एग्रीकल्चर्स में आप तीसरा पॉइंट क्या डाल सकते हैं, कई सारे खेतों में आप देखेंगे अपने अपने वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, इससे फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, पर इसके कारण जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। अभी आप देखते हो कि कई सारे हैंडपम्प वगैरह लगे हैं, वो आप अगर आप गांव वगैरह जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे आपको कम्युनिटी हैंडपम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ समय से वो सारे हैंडपम्प्स खराब हो चुके हैं, क्योंकि उनसे वहाँ पर अब पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे हो चुका है, और जो बोरिंग थी वो एक लेवल तक थी, उसके नीचे पानी जा चुका है, तो अब इन हैंडपम्पों में भी आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखेंगे कि कई सारी मशीनों में उनको कूलिंग के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, तो उसके कारण भी आपको यहाँ पर कम पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, एमएनसीज यहाँ पर क्रिएट होती चली जा रही हैं, और इससे कारण चलो ये तो ठीक है, साथ ही साथ ये पानी का यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इनसे जो पॉल्यूशन निकलता है, पॉल्यूशन के कारण वो पानी क्या हो जाता है, वो पानी पीने लायक नहीं होता है, कई सारे यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल झारखंड आप चल जाओ तो आर्सेनिक का जो प्रोपोर्शन है वो इतना ज़्यादा है कि अब वो पानी पी नहीं सकते, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा।
उसके फिर देखो आप अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो कच्चे रोड होते हैं तो क्या होता है, पानी क्या होता है, लीचिंग हो जाती है तो पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन अर्बनाइजेशन होता जा रहा है तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर यहाँ पर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पर गिरेगा। अर्बनाइजेशन है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, डैम्स वगैरह यूज़ करते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब भी कारण आप देखेंगे कि एक डेंस पॉपुलेशन, लाइफ स्टाइल्स वगैरह चेंज हो रही है, उसके कारण भी आपको यहाँ पर पानी की कमती हो रही है। तो आप देखो यही सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ये फैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। अर्बन स्टाइल्स वगैरह भी यहाँ पर चेंज होती जा रही हैं और यही सब कारण है कि आपको यहाँ पर वाटर स्कैरिसिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल्स बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम द वाटर स्कैरिसिटी। मतलब कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि उन एरियाज में जहाँ पर पानी तो आपका पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, वो पानी की फिर भी कमती है, वो पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि उसकी क्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ चले जाओ आप, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको आर्सेनिक की जो प्रोपोर्शन है वो इतना ज़्यादा मिलता है पानी में कि वो पानी आप पी नहीं सकते हो। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो वेदांता का, वेदांता जो आपका स्टरलाइट का केस है तमिलनाडु में, टूटीकोरिन में, वहाँ पर भी सेम इशू क्रिएट हुआ था कॉपर का। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा आपको क्लियरेंस यहाँ पर मिलेगी। Lately, there has been a growing concern that even if there is an ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic or industrial wastes, chemicals, pesticides, फार्म फर्टिलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चर, दस मेकिंग हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज़। अब वो ऐसा नहीं है कि जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ आपका इंडस्ट्री के द्वारा हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी आप पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, जिससे ग्राउंड वाटर कंटम्ड हो रहा है आपका, तो अब वो पानी पीने लायक यहाँ पर नहीं बचा है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे कि जो इंडिया रिवर्स हैं, स्पेशली जो छोटी रिवर्स हैं, वो सारी की सारी आपकी लगभग टॉक्सिक स्ट्रीम्स में आपकी चेंज हो चुकी है। आज आप नदियों का पानी देख रहे हो, प्योर केमिकल पानी हो चुका है, काला पानी हो चुका है आपका नदियों का। एंड इवन द बिगर वंस जैसे कि आपकी गंगा हो गई है या फिर यमुना हो चुकी हैं, वो भी अब प्योर नहीं रह गई हैं। उनमें भी यहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, एग्रीकल्चर मॉडर्न होता जा रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी जैसी आपकी आई है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये सारी नदियाँ जो है ना वो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। ओके, ये आपका सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट CSE। तो ये सारे आप जो कोड्स है ना, ये सारी यूज़ कर सकते हो कि सोर्स के द्वारा, सोर्स पॉइंट आउट करते हुए कोई भी आपको ऐसे में आ जाता है या फिर इसके ऊपर वाटर रिसोर्स का आपका एक टॉपिक ही है सीधा सीधा, वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर। अब यही कंक्लूजन में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो कि अब आवश्यकता क्या है कि आप समय को समझें कि समय की नीड क्या है, कि आपको अपने पानी जो है, वाटर रिसोर्स जो उसको कंजर्व करना होगा और मैनेज करना होगा, ठीक है ना। तो सो दैट आप अपनी जो हेल्थ वगैरह उसको आप इंश्योर कर पाएँ ठीक ठाक, क्योंकि अगर आप देखो हेल्थ हैजर्ड कंप्लीटली होगा, क्यों, अगर आप आर्सेनिक पॉल्यूटेड पानी पियोगे तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब तो होगी आपकी। आप अपनी फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएँ, यहाँ पर अपना लिवलीहुड, आने वाली जो जनरेशन है उसको भी यहाँ पर आप सही से पानी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज इतने तो छोड़ के जाएं, तो उसका सस्टेनेबल यूज़ आपको यहाँ पर देखना होगा। और जो एक्सप्लॉइटिव और मिसमैनेजमेंट है वाटर रिसोर्स का, उसके लिए पूरी प्लानिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर डैम्स के बारे में बात की गई है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने पानी को यहाँ पर कंजर्व करते हैं और मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमें एंशियंट टाइम्स यहाँ पर दिखाते हैं कि हमने कई सारे यहाँ पर एंशियंट टाइम्स में भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि आपके डैम्स हो गए या जो कि आपके स्टोन्स के बने होंगे, रिजर्वायर्स हो गए, आपके लेक्स हो गए, एम्बैकमेंट्स हो गए। अब आपको डैम्स तो पता ही होगा, रिजर्वायर्स भी पता है जहाँ पे आप पानी स्टोर कर सकें, लेक्स हो गए। एम्बैकमेंट्स क्या होता है, एम्बैकमेंट्स जैसे कि आपकी ये आपकी नदी जा रही है, ये आप देखो यहाँ पर इस तरीके से आपने क्या किया, ये आपके खेत है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्टोरेज होता जाएगा। ये आपकी नदी जा रही है, यहाँ पर आपका स्टोरेज होता जाएगा। तो इस तरीके से एम्बैकमेंट्स आपने किए, कैनाल्स वगैरह आप मेंटेन करते हैं। तो सारी चीज़ें हमने आर्कोलॉजिकली यहाँ पर देखी हुई हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी में आपको बताया गया है, फर्स्ट सेंचुरी BC में, याद रखिएगा, श्रीरंगाबेरापुरा में जो कि इलाहाबाद में, वहाँ पर एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि आपका फ्लड वाटर जो रिवर गंगा था उसको चैनलाइज करता था कि वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है ना, पहला है। दूसरा, चंद्रगुप्त के समय पर आपको पता है कि डैम्स, लेक, इरिगेशन सिस्टम्स को काफ़ी बनाए गए थे चंद्रगुप्त के समय पर। तीसरा, एविडेंस ऑफ इरिगेशन वर्क जो आपको कई जगहों पर देखने को मिले, जैसे कलिंगा उड़ीसा में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक जो कि आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो बनाया गया है। 14वीं सेंचुरी में हौज खास जो कि दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर फॉर द सप्लाइंग वाटर टू द श्री फोर्ट को वाटर सप्लाई करने के लिए इल्तुतमिश के द्वारा हौज खास में एक टैंक बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये आपका हीराकुंड डैम है। ओके, तो अब मैं डैम बोल रहा हूँ तो डैम होते क्या हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, और डैम का यहाँ पर क्या यूज़ है और डैम के क्या यहाँ पर डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है डैम है क्या आपकी। डैम एक बैरियर है, ओके, अक्रॉस फ्लोइंग वाटर जो कि आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा और रिटार्ड करेगा। मान के चलें आपका ये डैम बन गया है, ये आपकी रिवर आ रही है, ठीक है। तो जो ये डैम बनेगा इससे क्या होगा, यहाँ पर आप स्टोर कर पाओगे पानी को अपने, तो जो कि जब आपका ड्रॉट होगा उस समय पर आप यहाँ पर पानी को प्रोवाइड करा पाएंगे। जब रेनफॉल होगी तो आप इसमें स्टोर कर पाएंगे पानी को। तो डैम्स क्या करते हैं, डैम्स यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहला पॉइंट तो ये कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप चैनलाइज कर सकते हो, गाँव में भेज सकते हो जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पर आप पानियों की सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी गई है, जब बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, नदी आ रही है उसके अगेंस्ट क्या है, एक बैरियर ही तो है, हो गया ना ये आपका, जो कि आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है पानी को, डायरेक्ट करता है और रिटार्ड करता है पानी का फ्लो को। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एक रिजर्वायर्स कर सकते हो, लेक्स कर सकते हो, पानी को या फिर स्टोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप डैम्स में कर सकते हैं। डैम्स बेसिकली आपका रिजर्वायर कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप देखो मोस्ट डैम्स है कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्पिलवे। अब स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका ये डैम है। तो अब ये 3D में आप स्पिलवे एक बार गूगल पे आप पिक्चर देखिएगा, तो जब पानी का एक लेवल यहाँ पर, ये गेट लगे रहते हैं, स्पिलवे आपका इस तरीके से रहेगा, जब पानी का लेवल आपका यहाँ से होगा ना तो ये पानी यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा, ये आपका स्पिलवे होता है। और बेयर ओवर बिच और थ्रू इंटेंटेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमीडिएटली और कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये आपको या तो पानी कंटिन्यूसली फ्लो होगा, अगर ये इतना लेवल इसका रहेगा पानी का तो ये ऑटोमेटिक फ्लो होता रहेगा पानी यहाँ पर, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा फ्लो। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि रुक रुक के फ्लो हो रहा है या फिर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, किस तरीके से ये फ्लो होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डैम क्या है आपका। अब यहाँ पर डैम्स को हम कई पार्ट्स में कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे या फिर हाइट के बेसिस। या पर्पस के बेसिस पे कैसे कि इरिगेशन के लिए डैम है, ओके, या फिर स्टोरेज डैम रिजर्वायर्स है, या फिर मल्टीपर्पज डैम है, किस टाइप से डैम है, तो उस तरीके से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, टिम्बर डैम है। अब टिम्बर डैम क्या है बेसिकली, तो आप देखोगे कि जब भी आपको एक डैम बनना होता है ना तो उसके पहले एक हम क्या करते हैं, एक टिम्बर का, बम्बू वगैरह का यहाँ पर डैम बना देते हैं, जिससे पानी का रोकाव हम यहाँ पर, अब नदी आ रही है तो पानी का यहाँ पर एक डैम बना दिए जिससे पानी यहाँ पर ना आ पाए, और यहाँ पर हम एक बढ़िया सा एक आपका डैम, मोटर डैम यहाँ पर बना पाए, ग्रेविटी डैम वगैरह। तो ये हो जाता है आपका टिम्बर डैम। जब ये बन जाता है तो उसको अलग कर देते हैं। इसी तरीके से एम्बैंकमेंट डैम होता है, मैसोनरी डैम होते हैं, कई सारे यहाँ पर टाइप्स हैं। मैं इनको बताने बैठ जाऊँगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ये मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊँगा, ओके। और कुछ हाइट के हिसाब से कुछ आपको मेजर डैम्स, लार्ज डैम्स हैं, कुछ लो डैम्स हैं, मीडियम हाइट डैम्स हैं, कुछ हाई डैम्स हैं। अब यहाँ पर पानी पर्पस क्या होता है डैम्स का, पर्पस ये होता है कि जो रिवर्स है या फिर जो रेन वाटर है, जब वो अपने रिवर्स, जब फ्लड वगैरह हो या फिर ज़्यादा उनमें पानी का लेवल हो, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, तो उस पानी को हम क्या कर सकें, डैम्स में स्टोर कर सकें और बाद में उसको इरीगेशन के लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, तो वो आपके डैम है। डैम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो हम सिर्फ इरिगेशन के लिए डैम को यूज़ कर रहे हैं, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कर सकते हैं, जैसे तहरी डैम है वो, ठीक है ना। तो
आप देखें तो तहरी डैम से वाटर सप्लाई होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। फ्लड कंट्रोल में भी इस डैम्स का यूज होता है, जब पानी एक्सेसिव हो जाता है तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर पाएँ फ्लड कंट्रोल के लिए। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फिश ब्रीडिंग के लिए भी यहाँ पर हम इन डैम्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी जो डैम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स डैम्स हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आपका सतलज व्यास डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, तो ये हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए और इरिगेशन दोनों के लिए यूज़ हो रहा है आपका। हीराकुंड डैम जो है आपका वो बेसिकली वाटर को कंजर्व कर रहा है और फ्लड भी कंट्रोल कर रहा है। तो आजकल जो डैम्स हैं वो आपके मल्टीपर्पज़ डैम्स हो चुके हैं जो कि कई सारे पर्पज़ के लिए आपके क्रिएट होते हैं। अब डैम्स की इंपॉर्टेंस आप देखो तो डैम्स की यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जो मल्टीपर्पज़ डैम्स है ना, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि वो नेशन को आगे की ओर, डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगे, प्रोग्रेस होगी नेशंस में इन डैम्स के कारण। इसलिए इन डैम्स को यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बोला गया था कि दे आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो कि इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। एग्रीकल्चर जो है उसकी में डेवलपमेंट करवाएंगे, विलेज इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। जब आपकी एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, डैम्स को बोला गया था मल्टीपर्पज डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो कि इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। एक डैम है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर है गुजरात में। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है आपका, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर डैम से क्या है आपका ये एडवांटेज में आप सारे लिख सकते हैं कि ड्रॉट प्रोन एरियाज जो कि आपका गुजरात का हो गया, राजस्थान का हो गया, वहाँ से इन डैम्स के द्वारा पानी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप देखो सिर्फ ऐसा ही एडवांटेज ही नहीं है, इसके कई सारे यहाँ पर रीजन्स हैं जिसके कारण इन डैम्स का यहाँ पर अपोजिट किया जाता है, कई अपोज किया जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि रेगुलेटिंग और डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो। मतलब कि आपने एक डैम बना दिया, अब आप यहाँ से पानी सप्लाई कर रहे हो, पानी यहाँ पर स्टोर करते जा रहे हो आप, तो इससे क्या हो रहा है, जब आप एक रेगुलेट करते हो ना किसी नदी को या उसका पानी स्टोर कर लेते हो ना और आगे नहीं बढ़ने देते हो, तो इससे कई सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आई है पुअर सेडिमेंट फ्लो। मतलब कि आप क्या है, जब ये डैम आपका बन गया, यहाँ से पानी आ रहा है, तो इसके साथ जो सेडिमेंट्स आएंगे ना वो नीचे लेयर पर आप देखोगे क्या होगा, नीचे लेयर पर यहाँ आपके जमते जाएंगे। मतलब कि जब आप दूसरी साइड जो होंगे ना वहाँ पे वो सेडिमेंट्स नहीं होंगे। अब जब वो सेडिमेंट्स नहीं होंगे और जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो आने वाली जो यहाँ पर आप देखोगे कि ये लैंड वगैरह में जब पानी जाएगा ना तो वो सेडिमेंट्स फर्टाइल, उतनी लैंड वो फर्टाइल नहीं होगी और यहाँ पर ये सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, इन डैम्स में इकट्ठे होते जाएंगे। अब जब इन डैम्स में सेडिमेंट्स होते जाएंगे तो इन डैम्स से जब आप देखोगे ना कि पानी दूसरे एरियाज में, जब आप देखो ये डैम्स बन गए, अब इन डैम्स से क्या होता है कि कुछ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं ना वहाँ पानी जाता है, तो अब वो पानी जो होगा वो तो देखो नीचे से जाएगा ना, डैम ये बना है तो ये पानी इधर से आपका जाएगा, तो यहाँ पर आपके क्या है सेडिमेंट्स है, तो यहाँ से जब ये सेडिमेंट्स है ना तो इससे कारण क्या होता है, जो ये डैम जो छोटे छोटे क्या होते हैं ये रॉक टाइप्स के क्रिएट हो जाते हैं, तो रॉकियर स्ट्रीम्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम्स। कहीं पर सेडिमेंट्स कहीं जाएंगे ही नहीं, पुअर सेडिमेंटेशन होगा, और कहीं पर रॉकियर स्ट्रीम्स के फॉर्म में वो सेडिमेंट्स जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। अब जब सेडिमेंट्स नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, जो रिवर्स की एक्वेटिक लाइफ है ना वो भी यहाँ पर क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाती है। आपने पानी को एक जगह रोक दिया, आपका ये नदी का फ्लो हो रहा है, आपने यहाँ पर डैम कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ है ना इस रीजन में वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर इस रीजन में जब क्योंकि यहाँ पर क्या उनको नेचुरल फ्लो नहीं मिल रहा है तो इससे एक्वेटिक लाइफ भी क्या होगी आपकी डिस्टर्ब होगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो क्या होगा आपका, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगा। फिर रॉकियर स्ट्रीम बेड्स क्या होते हैं, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट पुअर हैबिटेशन, एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। एक्वेटिक फोना और इस पे माइग्रेट होने में भी जो डैम्स एक्वेटिक फोना वगैरह जो मछली वगैरह है ना उनका आप देखो ना जो माइग्रेशन होगा ना वो भी यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। अब स्पॉनिंग क्या होती है, एक जैसे कि आपने देखा होगा उड़ीसा के बीच पर ऋषिकुला जो बीच है आपका, वहाँ पर अंडे दिए जाते हैं, ठीक है ना, कई सारे यहाँ पर जो टर्टल्स वगैरह हैं
वो अपनी जो ब्रीड्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो ये स्पॉनिंग वही होता है अंडे देना, तो उनका एक प्रॉपर टाइम होता है कि इस सीजन में वो अंडे देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं डैम्स के बनने से। अब जब आप भी क्या करोगे, जब आप रिजर्वायर्स बनाते हो ना, तो जब रिजर्वायर्स आप बनाओगे, डैम्स बनाते हो, तो कई सारी आपको यहाँ पर देखो कई एकड़ जमीन को आपको क्या करना पड़ता है, कई एकड़ जमीन यहाँ पर उस रीजन की खराब हो जाती है। तो वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो सॉइल है, वो कम्प्लीटली उसके कारण क्या होता है, फ्लड प्लेन एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो सारी जमीन और वेजिटेशन सॉइल्स वगैरह खराब हो जाती हैं, सब इरोड हो जाती हैं वहाँ से। कई सारे डैम हैं जो जहाँ पर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, क्योंकि आप देखो जब जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ या फिर तहरी डैम आंदोलन जो हुआ, तो यहाँ पर आप देखो कई सारे एनवायरमेंट कंसर्न्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, एक्वेटिक लाइफ का होता है। कई सारे आप देखो भूमि जब जाती है, जब आपकी लैंड यहाँ पर जाएगी, तो उसमें जो ट्रीज वगैरह है, वेजिटेशन है, वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर कई सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ होती है, उनको भी यहाँ से क्या होना, डिस्प्लेस होना पड़ता है। और उनको जब यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं, वो अपनी यहाँ पर क्या है, उनका यहाँ पर आमदनी हो जाती है, उनकी भूमि से अटैचमेंट होता है, वो सारी चीज़ें उनको यहाँ से हटना पड़ता है, उनका लिवलीहुड, उनकी लैंड, सब कुछ यहाँ पर चली जाती है। तो यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, जब यहाँ पर बेसिकली जब नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था ना, तो कहा गया था कि ये लोकल हर सिटीजन की एक ड्यूटी होती है कि वो नेशन के लिए कुछ करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम नेशन के लिए कुछ करें, करने के लिए तैयार हैं। तो उसी समय पर उन्होंने, इस समय पर वहाँ पर क्या हुआ था, यूपी का एक जो रिहांद डैम है ना, वो सेटअप हुआ था। वहाँ पे भी कुछ लोगों ने अपने वहाँ से लोगों को हटाया गया था जब वो रिहांद डैम बना था, ठीक है ना। लेकिन 30 साल बाद भी वहाँ पर क्या हुआ था, 30 साल बाद भी बेसिकली वहाँ पर जब ये नर्मदा डैम बना, उसके 30 साल बाद भी ये रिहांद डैम के 30 साल बाद नर्मदा डैम बना, तो वहाँ पर क्या हुआ, यही केस स्टडी उठाई गई कि वहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस किए गए थे ना, उन्हें आज तक रिहेबिलिट नहीं किया गया, कंपनसेट नहीं किया गया। तो जो बेसिकली वो उनका मानना ये था कि जो उन लोगों के साथ रिहांद डैम के समय जो उन लोगों के साथ हुआ, वही नर्मदा डैम के साथ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, इस डैम का जो पानी है वो आप देखोगे वो नॉर्मली अर्बन एरियाज को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि बेनिफिट भी किसको दिया जा रहा है, बेनिफिट भी आपका अर्बन एरियाज को दिया जा रहा है। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, सोशल गैप क्रिएट यहाँ पर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सोशल गैप क्रिएट हो जाता है आपका रिच लैंड ओनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच में, एक सोशल गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। मतलब कि आपका ड्रॉट प्रोन एरिया से वहाँ पर आप कोर्स गिन कर सकते हो, लेकिन इसकी इरीगेशन आपने जब यहाँ पर अब क्या होगा, डैम बन गया, डैम से कैनाल आएगा, कैनाल से आप यहाँ पर आपको प्रॉपर पानी दिया जाएगा। तो वो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो नीड है जिस क्रॉप्स की, वो यहाँ पर आप क्रॉपिंग पैटर्न आप कंप्लीटली देखेंगे, चेंज आपको देखने को मिलेगा। इंटर स्टेट आपको डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी इन डैम्स के कारण हो जाता है। जैसे कि कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट्स है, वो कर्नाटका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स के द्वारा राइज किया गया है कि महाराष्ट्र ने क्या किया है, महाराष्ट्र ने एक डैम क्रिएट कर दिया है, कोयना प्लेस है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक डैम क्रिएट हो गया है। उस डैम से क्या करते हैं, जो कृष्णा गोदावरी का पानी है ना, बेसिकली वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस रीजन में प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण आगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पानी सही से सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद आप देखें कि ड्रॉट के कारण और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि कई सारी ड्रॉट देखा है कि फ्लड्स को नहीं सही से रोक पा रही हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि फ्लड्स को कम्प्लीटली फिर ख़त्म ही हो गया और डैम्स बना दिए गए हों, पर ऐसा तो नहीं है। 2006 में महाराष्ट्र को, गुजरात में, वहाँ पर आप देख लो फिर भी फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पानी एक लेवल तक ही तो पानी रिजर्वायर कर देते हैं, बाद में गेट खोल देते हैं, तो पूरा फ्लड यहाँ से हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जब फ्लड आ जाता है तो जो सॉइल वगैरह है वो पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। या तो आपने कंप्लीटली फ्लड रोक लिया हो, वो भी नहीं हो पाया। साथ ही साथ इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से आप देखो अर्थक्वेक भी आते हैं, कई सारी वाटर बोर्न डिसीज भी यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर भी आपका, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पर डैम्स के बारे में, कि डैम्स की क्या एडवांटेज है और डैम्स की क्या डिसएडवांटेज यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर कुछ डैम्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट है आपका, ओके, सलाल प्रोजेक्ट है आपका चेनाब नदी पर, भाखड़ा नंगल है आपका, ठीक है ना, ये तहरी डैम है आपका, ये रिहांद डैम है आपका यूपी में, हीराकुंड डैम है जो कि महानदी पर है आपका, हीरा नागार्जुना सागर डैम है आपका, ये
कृष्णा नदी पर। कोयना प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र में, तो कोयना प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका प्रयागराज गोदावरी नदी पर है। सरदार सरोवर डैम जो है आपका नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैरेज आपका चंबल नदी पर है। फिर तिलैया डैम जो है आपका कोनार डैम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप देखो यहाँ पर दिखाई गई। ये आपका मेत्तूर डैम है, ये आपका पेरियार डैम है यहाँ पर। तो ये ग्राफ फिगर में आपको ये सारे डैम्स दिखाए गए हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा आपके लिए, इसके लिए देखो ये यूपीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो होगी डैम्स एंड रिवर्स की, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑब्जेक्शन किन किन चीज़ों पर है। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसके अल्टरनेटिव क्या है। अगर डैम्स नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या बचता है फिर। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा वो मैं अगली वीडियो में इसको कवर अप कर दूंगा, तो ये टॉपिक वहाँ पर कवर अप हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपका डैम्स देखा, ओके, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखा, और उसके बाद ये वाटर रिसोर्सेज क्यों स्कैरसिटी वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर अप किया। आई होप मैंने इसके साथ जस्टिफाई किया होगा, जस्टिस किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो। थैंक यू सो मच।